वेलकम टू दी अनदर क्लास ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स 1। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म था उसका डायग्नोसिस और उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर हमको हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया था तो हमको हाइपरथायरॉयडिज्म भी समझने में इतनी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, राइट। जैसे हमने बोला था कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था कि जो टीएसएस लेवल है वो बढ़ जा रहा था और T3 और T4 कम हो जा रहा था, उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते थे। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में जस्ट उल्टा देखने को मिलता है, जहां पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज टीएसएच जो है वो कम हो जाता है और जो फ्री T3 और T4 है उसकी अमाउंट जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलती है, राइट। तो जो टीएसएच है वो 0.01 से कम हो जाता है और जो फ्री T4 है वो 1.8 नैनोग्राम पर डीएल से बढ़ जाता है और जो T3 है वो 200 नैनोग्राम पर डीएल से बढ़ जाता है, मतलब जो नॉर्मल रेंज है उसको एक्सीड कर जाता है, राइट। और फिर अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से है तो हम वहां पे ऑटो इम्यूनिटी के एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे और वहां पे हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सेम अप्रोच से इसको भी आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसको मैनेज करने के टाइम पे क्या है कि हम कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स अपनाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको मैनेज करने के लिए भी। इसमें सबसे पहला आता है एडिक्वेट रेस्ट। रेस्ट जरूरी है। अगर आदमी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा, आदमी फटीग में चले जाएगा, हाइपर एक्टिविटी में है, पाल्पिटेशन है, टेकिकार्डिया है, तो वहां पे कार्डियक अरेस्ट और बाकी भी सारे कंसिक्वेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं। हाई कैलोरी डाइट लेना जरूरी है क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि कंटिन्यूअसली वेट लॉस हो रहा है, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमको हाई कैलोरी या कैलोरीजेनिक डाइट लेनी चाहिए। अवॉइड एक्सेस ऑफ आयोडीन। ऐसे केसेस में आयोडीन की ओवर एक्टिविटी की वजह से भी हो सकता है, तो हमको आयोडीन वाले जो डाइट है उसको कम करना चाहिए। अवॉइड स्टिमुलेंट्स, राइट, क्योंकि ऑलरेडी सीएनएस हो गया, अपना सीबीएस हो गया, अपना जीआईटी हो गया, ये सारी चीजें हाइपर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ऐसे में हम और ज्यादा जो स्टिमुलेंट है उनको अवॉइड करेंगे। जैसे अपना टी हो गया, कॉफी हो गया, कोला हो गया जिसमें कैफीन है ना, तो ये सारी चीजों को हम कम इंटेक करेंगे। स्टे इन कूल इन्वायरमेंट, क्योंकि हीट का इंटॉलरेंस हो जा रहा है, आदमी को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बेजल मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से हम कोल्ड और काम इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमको क्लिनिकली इन सिम्टम्स से रिलीफ देगा, है ना। ऐसे ही क्योंकि आदमी का सीएनएस बहुत ज्यादा स्टिमुलेट है, तो ऐसे केसेस में हम स्ट्रेस रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। योगा करना, मेडिटेशन करना, है ना, जो भी अपना एक वर्शिपिंग रहता है, जो भी जिस चीज से अपने ब्रेन को शांति मिलती है ना, जो अपने जिंदगी में कामनेस लेके आता है ना, जो आदमी को एंजाइटी फ्री करता है, तो ऐसी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, है ना। और क्योंकि हमको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमको कैल्शियम और विटामिन D3 जो है उसका इंटेक बढ़ाना होगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ डाइट, फूड, या फिर कोई फोर्टिफिकेशन, या फिर कोई सप्लीमेंटेशन, या फिर एज ए मेडिकेशन भी हम कैल्शियम और विटामिन D3 को ले सकते हैं, है ना। और कंटिन्यूअसली हम थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है उसको हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे कि हमारे TSH और T3 T4 के लेवल कहाँ पे हैं। और यहाँ पे हमको कुछ मेडिकेशंस है ना, फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस है, वो हम देंगे। अगर उससे मैनेज हो गया तो ठीक है, अगर उससे मैनेज नहीं हुआ तो हम कुछ सर्जरीज कर सकते हैं। जैसे सर्जरी में हम थायरॉयडेक्टोमी होता है कि जो थायराइड ग्लैंड जहाँ पे हाइपर फंक्शन कर रहा है, फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट हुई है, मल्टीपल नोड्यूल्स बनी हुई है, या फिर एडिनोमा है, बहुत बड़ा एक नोड्यूल बना हुआ है, तो उसका कुछ रीजन को हम सर्जरी करके निकाल देंगे ताकि उससे जो एक्सेस में T3 और T4 बन रहा है वो कम हो और हमको क्लिनिकली उससे रिलीफ मिले। और कभी कभी हम ओरल रेडियोएक्टिव आयोडीन भी दे सकते हैं। ये जो ओरल रेडियोएक्टिव आयोडीन है, ये क्या करते हैं, ये जो आयोडीन है, क्योंकि इसकी एफिनिटी अपने थायराइड फॉलिकल सेल्स के साथ होती है, ये जो आयोडीन है ना, हमारे बॉडी में जाने के बाद ये आराम से हमारे थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल रहते हैं वहां पे जाके उनके साथ बाइंड हो जाते हैं और ये एक रेडिएशन को इमिट करती रहती हैं जिसका वेवलेंथ तो बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि धीरे धीरे ये जो अपने थायराइड के फॉलिकल है उनको डिस्ट्रॉय करता रहता है और जो एक्सेस में अपना T3 और T4 रिलीज हो रहा था उसकी अमाउंट को कम कर देता है और हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलीफ देता है। तो ये कुछ जो मेजर्स है इनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में रखते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे पास कुछ फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस भी हैं जो हम हाइपरथायरॉयडिज्म को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। इन ड्रग्स जिसको हम यूज करते हैं उन ड्रग्स को हम जनरली बोलते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स, मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसके अगेंस्ट में हम इनको यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको एंटी थायराइड ड्रग्स बोल रहे हैं। जिसमें क्लास 1 पे आता है मेथिमाजोल, है ना, इसको हम 10 से 40 mg पर डे में यूज कर सकते हैं और इसको हम फर्स्ट लाइन एजेंट भी बोलते हैं या फिर ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं।
ये जनरली क्या करता है कि जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम रहता है उस थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही ये एंजाइम ब्लॉक होगा तो जो आयोडिनेशन प्रोसेस रहता है या फिर जिसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां से जो अपना T4 असेंबल होकर T3 बनता है ना, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्टीमेटली अपना ट्राइआइडोथायरोनिन और टेट्राइडोथायरोनिन बन रहा है उसकी लेवल जो है वो घट जाएगी। उसकी जैसे ही लेवल घटेगी तो हमको क्लिनिकली रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अपने कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जैसे एनाफाइलेक्सिस जैसा रिएक्शन हो जाता है, डर्मेटोलॉजिकल रैशेस देखने को मिलते हैं, और लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो उसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी और जॉइंट्स पेन जैसी चीजें भी हमको देखने को मिल सकती है। ऐसे जो हमारे पास दूसरा कैटेगरी ड्रग है उसमें आता है प्रोपाइल थायोयूरासिल, PTU भी बोलते हैं। 100 से लेकर 150 mg को दे सकते हैं और इसको दिन में 2 से 3 बार लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत हमको दिक्कत का सबक रहता है, क्योंकि मेथिमाजोल को हम जनरली ओडी डोज में ही प्रिफर करते हैं, इसीलिए हम उसको फर्स्ट लाइन और ड्रग ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। और जहां पे लंबे समय तक दिन के 3 टाइम पे ड्रग लेना है तो वहां पे नॉन अडेरेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाउएवर इट विल इनहिबिट द TPO। ये क्या करता है कि थायराइड पेरोक्सीडेज जो एंजाइम रहता है उसको ही ब्लॉक करता है ये भी। तो जो पेरिफेरल में T4 T3 में कन्वर्जन हो रहा था यहाँ पे भी वही ब्लॉक होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो T3 है वो ज्यादा पोटेंट है, अभी इसकी क्वांटिटी कम रहेगी तो क्लिनिकली हमको सिम्टम से रिलीफ देखने को मिलेगा। और ये जो अपना प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये प्रेगनेंसी में भी सेफ है, इसके भी कोई है ना ऐसा टेरेटोजेनिक इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में भी यूज कर सकते हैं। और एक कंडीशन रहता है थायराइड स्टॉर्म बोल के। तो थायराइड स्टॉर्म मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में T3 का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है और वहां पे बहुत हैवी सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। जो थायराइड स्टॉर्म है उसको भी मैनेज करने के लिए हम प्रोपाइल थायोयूरासिल का लार्ज एक्सटेंट तक यूज करते हैं। इसके कुछ अपने ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, जैसे हेपेटोटॉक्सिसिटी और फिर एग्रेनुलोसाइटोसिस जैसे, है ना। ऐसे जो हमारे पास दूसरा कैटेगरी है वो है बीटा ब्लोकर। तो अब जो ये बीटा ब्लोकर है ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लोकर है। ये जो सिंपैथोमिमेटिक एक्शन है ना उसको ब्लॉक कर देता है, उसको कम कर देता है। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे प्रोपेनोलॉल 20 mg से लेकर 40 mg के डोज में हम दे सकते हैं, TID या QID डोज में, मतलब 3 से 3 या 4 टाइम पे। तो ये क्या करता है ना, ये जो अपने बीटा रिसेप्टर है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है अपने हार्ट के, उनको कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ट्रेमर आ रहा है, पैल्पिटेशन आ रहा है, वो उसको भी कंट्रोल करता है और जो अपना T4 का कन्वर्जन है उसको भी स्लो डाउन कर देता है। और ओवरऑल जो अपना क्लिनिकली हाइपरथायरॉयडिज्म का सिम्टम्स है उससे रिलीफ देता है ना। इसके कुछ अपने ही साइड इफेक्ट है, जैसे ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म जैसे। तो अस्थमा के केसेस में जनरली हम बीटा ब्लोकर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करके हमको सांस लेने में दिक्कत कर देता है। ऐसे ही तीसरे कैटेगरी में आते हैं आयोडाइड्स, है ना, जैसे पोटेशियम आयोडाइड्स या फिर लुगल्स आयोडीन हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो हार्मोन रहता है ना T3 T4, इसके रिलीज को कम कर देते हैं। तो इसकी वजह से हम इसको एज ए एडजुवेंट थेरेपी यूज करते हैं थायराइड स्टॉर्म में, जहाँ पे T3 एकदम से बढ़ जाता है ना। तो इसके कुछ अपने ADR से सेलिवेशन हो जाना, रैश हो जाना, या फिर कभी कभी एनाफाइलेक्टिस जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। फिर हमारा जो फोर्थ एजेंट है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन, है ना, I131। तो ये जो अपना रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये क्या करता है, जैसे ये हमारे बॉडी में जाता है, इसकी एफिनिटी रहती है थायराइड सेल्स के साथ, थायराइड फॉलिकल के साथ, जहां पे जाके ये आराम से बाइंड कर देता है सेल के साथ, और सेल में जाके वहां पे ये बीटा रेडिएशन रिलीज करता है ना। और बीटा रेडिएशन जैसे ये रिलीज करता है तो ये क्या करता है, उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू होता है, और जो एक्सेस में T3 और T4 रिलीज हो रहे थे उसको ये कम कर देता है। तो जनरली जो ग्रेव्स डिजीज है, जहाँ पे अपना जो ऑटो एंटीबॉडी बना हुआ है ना, जो TSH रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर दे रहा है, वैसे कंडीशन पे ये बहुत अच्छा यूज है इसका। इसको हम फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर है, बहुत सारे नोड्यूल्स बने हुए हैं, ऐसे कंडीशन में भी इसको बहुत ज्यादा क्लिनिकली यूज किया जाता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट है कि अगर ये ज्यादा सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगा तो फिर धीरे धीरे जो T3 और T4 है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, राइट। और फिर कुछ स्टेरॉइड्स को भी हम यूज कर सकते हैं। ये स्टेरॉइड क्या करते हैं, जो एड्रेनल क्राइसिस है उसको प्रिवेंट करते हैं, है ना। तो जो अपना थायराइड स्टॉर्म आता है, जब T3 और T4 एकदम एक्सेस लेवल में बढ़ जाते हैं, तो वहां पे उसको मैनेज करने के लिए ये लार्ज एक्सटेंट तक यूज होता है। तो हमने जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में कुछ क्लासेस देखी, जैसे फर्स्ट क्लास में आता है मेथिमाजोल, फिर आता है प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये क्या कर रहे हैं, ये थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं। तो जो फिर जो आयोडिनेशन या फिर कपलिंग रिएक्शन है T4 का T3 में, उसको बंद कर देता है। बीटा ब्लोकर सिम्टोमेटिकली रिलीव करता है।
है ना। ऐसे आयोडाइड्स हमको एज एडजुवेंट थेरेपी यूज होते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन मल्टीपल टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर और फिर या फिर ग्रेव्स डिजीज में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और स्टेरॉइड्स जो है वो एज एडजुवेंट थेरेपी यूज होते हैं थायराइड स्टॉर्म में। तो इस तरीके से हम जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करने के बाद भी यहाँ पे मैनेज नहीं हुआ तो फाइनली हम थायराइडोक्टोमी कर सकते हैं, जहाँ पे हम थायराइड ग्लैंड के कुछ हिस्से को, कुछ पोर्शन को जो एक्सेस में थायराइड हार्मोन को रिलीज कर रहा है उसको सर्जिकली निकाल के फेंक सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम हाइपरथायरॉयडिज्म को मैनेज करेंगे। तो हम थायराइड का ये जो केस है इसको खत्म करने से पहले हम यहाँ पे कुछ इसके केस स्टडीज भी आराम से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो ये जो थायराइड के कुछ केस स्टडीज हैं, मैंने एक एक केसेस डालने की कोशिश करी है ना। तो यहाँ पे देखें 28 ईयर फीमेल प्रेजेंट विद द वेट लॉस डिस्पाइट ऑफ गुड एपेटाइट, मतलब उसको ठीक ठाक भूख लग रही है, ठीक ठाक अमाउंट में खाना भी खा रही है, मगर कंटिन्यूअसली वेट लॉस होता जा रहा है। उसको पाल्पिटेशन है, मतलब दिल की धड़कनें सुनाई देती है और दिल की धड़कनें तेज भी है। हीट इंटॉलरेंस है, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और ट्रेमर्स भी है, राइट, जो हाथ है वो कांपते हैं। और ये कुछ 1 महीने से हो रहा है और उनका ऑन एग्जामिनेशन में जो पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ है और बायलेटरल एक्सोथैलेमस देखने को मिला है, मतलब जो आंखें होती हैं वो बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, वो बाहर आई हुई ऐसी दिख रही हैं। और जब उनका लेबोरेटरी असेसमेंट किया गया तो उनका जो TSH है वो घटा हुआ है, राइट। ऐसे ही T3 और T4 लेवल है जो वो बढ़े हुए हैं और जो TSR रिसेप्टर एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट थे। तो बेसिकली डायग्नोसिस में अगर TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज हमको देखने को मिले हैं जो इसको एक्टिवेट कर देते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, तो वहां पे विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन ये ग्रेव्स डिजीज है, राइट। तो ग्रेव्स डिजीज है तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए? ड्रग ऑफ चॉइस ग्रेव्स डिजीज में जनरली हम आयोडाइड्स को भी यूज करते हैं एज एडजुवेंट थेरेपी और मेथिमाजोल ये तो यूज होते ही हैं, राइट। और स्टेरॉइड्स को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं थायराइड स्टॉर्म और ग्रेव्स डिजीज में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। और जो अपना क्या बोलते हैं I-131 रहता है उसको भी हम लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, ग्रेव्स डिजीज में भी यूज करते हैं और टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर में भी उसको हम बहुत लार्ज एक्सटेंट में यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे अपना ड्रग ऑफ चॉइस है वो कॉम्बिनेशन थेरेपी रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो सिम्टम्स है वो बहुत एग्रेसिव है, राइट। एंड वाई बीटा ब्लॉकर, ऐसे केसेज में क्यों बीटा ब्लॉकर देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो कार्डियक चीजें हैं वो बढ़ी हुई है, पाल्पिटेशन है, राइट, फिर ट्रेमर भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस चीज से हम एंग्जाइटी को कम करने के लिए, उसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स को यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो हॉलमार्क है अपना हाइपरथायरॉयडिज्म का, वो पहले तो क्या है कि एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई है, TSH कम है, T3 और T4 बढ़ा हुआ है अलॉन्ग विद द सिम्टम। तो ये जो एक ट्राइड है, क्लासिक ट्राइड है जो ये लेबोरेटरी पैरामीटर्स का है, क्लिनिकल सिम्टम्स का है ना, और एंटीबॉडी जो डिटेक्ट हुई, तो ये एक हॉलमार्क है कि ये अपना हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। क्या हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, रेडियो एक्टिव आयोडीन हम बहुत इम्पोर्टेंटली यूज कर सकते हैं, हम फर्स्ट लाइन थेरेपी की तरह भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही जो हमारा आज का सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या है कि 45 ईयर ओल्ड वुमेन कंप्लेन्स ऑफ फैटीग, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस। अब यहाँ पे जस्ट उल्टे सिम्टम हमको देखने को मिल रहे हैं एंड कॉन्स्टिपेशन फॉर 4 to 5 months। धीरे धीरे 4-5 महीने से क्या है कि जल्दी से थक जाना, वेट गेन हो जाना, है ना, कोल्ड इंटॉलरेंस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसा सब कुछ सिम्टम्स है। सी एज ए ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट भी बहुत स्लो है और डिलेड एंकल रिफ्लेक्स, और जो उनका CNS में जो रिफ्लेक्स है वो भी हमको कम देखने को मिल रहा है। लैब टेस्ट में TSH बढ़ा हुआ है, T4 घटा हुआ है ना, और जो TPO है ना, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम है, वो पॉजिटिव है और डॉक्टर सस्पेक्टेड कि यहाँ पे हाशिमोटोज डिजीज है, राइट। व्हाट इज हाशिमोटोज डिजीज? इसके क्वेश्चन है, हाशिमोटोज डिजीज क्या है? हाशिमोटोज डिजीज क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से, जहाँ पे हमारे जो थायराइड फॉलिकल सेल्स है उनके अगेंस्ट में हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना के उनको डिस्ट्रक्ट करना चालू करती है ना। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये हाशिमोटोज डिजीज है? हाशिमोटोज डिजीज होने के लिए यहाँ पे TPO पॉजिटिव होने चाहिए, जो यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। इसमें जो अपना ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होनी चाहिए वो अपना क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन होनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे हम लायोथायरोनिन को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि
यहाँ पे सीवियरली डिसऑर्डर है और बहुत सारे सिम्टम्स भी एसोसिएटेड है, कॉन्स्टिपेशन भी है, ब्रेडिकार्डिया भी है, वेट गेन भी हो रहा है, कोल्ड इंटॉलरेंस भी हो रहा है, तो मल्टीपल चीज़ें साथ में, तो हम थायरोक्सिन यूज कर सकते हैं, राइट, और लाइथायरोनिन भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम कौन सी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे, तो हम यहाँ पे कार्डियक पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है जिसकी वजह से मेक्सोइडिमा कोमा हो सकता है, तो हम कार्डियक पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करेंगे, टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे, बेसिकली जो भी वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट, इनको हम मॉनिटर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हम थायराइड फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स है उसको भी हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस, यस, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो आगे जाके ये मिक्सोइडिमा कोमा जैसे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन में बढ़ सकता है। काउंसलिंग करना जरूरी है, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पे हमको उसको काउंसलिंग करना जरूरी है, उसको बताना है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, डाइट में हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, है ना, और क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज करना चाहिए, राइट, और ये फिर वेट मैनेजमेंट हो गया, है ना, BMI कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो ये जो जितने भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है उसको लेके हमको काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि जो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है इसके लिए हमको महीनों तक भी जो दवाइयाँ है वो लेनी पड़ सकती है, उनको कंप्लाई करना जरूरी है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है और जब भी ड्रग को छोड़ना है और उसको टेपरिंग तरीके से ही छोड़ना है, तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को एजुकेट करना चाहेंगे। तो फूड टू अवॉइड, यहाँ पे कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए, तो हमने पहले ही बोले हैं, जो भी गोइट्रोजेनिक फूड रहते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बेसिकली गोभी जो होता है फैमिली के, उसको हम अवॉइड करते हैं। ऐसे हम एक्सेस अमाउंट में जो सोए रहते हैं या फिर मिलेट्स रहते हैं उनको भी अवॉइड करने की सलाह देंगे और इस तरीके से हम नॉन फार्माकोलॉजिकली इस पेशेंट को भी आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो विद दीज 2 स्मॉल एंड शॉर्ट एंड स्वीट केसेस, तो हमारा ये जो थायराइड टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है और जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा ना, उस क्लास में हम एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और कुछ भी ऐसे कंफ्यूजन है तो नीचे आके कमेंट में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, राइट। सी यू इन द अनदर क्लास, थैंक यू।